हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी ने जितना भी थ्योरी दिया है रिगार्डिंग हाइड्रोजन एटम या फिर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए दिया है, तो उसने एनर्जी और रेडियस बताया था कि रेडियस ऑफ किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है और किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो किस एनर्जी से, उनकी एनर्जी कितनी होती है, इसके बारे में उन्होंने एक फार्मूला दिया था। तो आज हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे एप्लीकेशन 1 नंबर है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का रेडियस का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं सपोज कि हम एक एटम बना रहे हैं जिसमें बीच में न्यूक्लियस होता है और ये इसका ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट, जिसका रेडियस है r। इसका रेडियस क्या है? r। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है ये सर्कुलर पाथ में। तो इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगा वो v मान लिए। इसका सर्कुलर वेलोसिटी तो ओमेगा होगा, एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंट, ये यदि हम कोई सर्कल माने तो उसका ये टेंजेंट होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी को v मान लिए। इसका मास को m मान लिए। मास कितना है? m। तो इसको कैसे लिखेंगे कि, तो अब ये पहले एक बार लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर an electron is revolving around the nucleus of an atom in an orbit, किसी ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, तो यदि कोई सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो हम लोग जानते हैं वहाँ पे दो तरह का फोर्स एक्ट करता है। एक को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और एक को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से दूर लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवार्ड्स सेंटर लगता है, सेंटर के तरफ लगता है। तो यहाँ पे भी यही इसी तरह से यदि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो दो फोर्स लगेगा। एक फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये हमेशा mv, इसको F1 मान लिए, F1 mv² होता है, mv²r। जो पार्टिकल घूम रहा है उसका मास, उसका वेलोसिटी और इस सर्कल का रेडियस, ये mv²r। और इधर जो सेंटर के तरफ लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको F2 मान लिए, F2। और यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा? तो न्यूक्लियस में जो प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये है ना न्यूक्लियस, इसको पुल कर रहा है, और यहाँ पे ये स्यूडो फोर्स लगेगा, एक छुपा हुआ फोर्स, स्यूडो फोर्स, जो इसको न्यूक्लियस से दूर भगाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये कूलम्बिक फोर्स के कारण ये इसके नज़दीक ही रहेगा, है ना। तो जब जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स जब इधर लगता है ना, तो ये सर्कुलर पाथ पे घूमने लगता है। यदि दोनों फोर्स बराबर हो जाए, जैसे हमको कोई दो हाथ से पकड़ के खींचे, एक कोई इधर खींचे एक कोई इधर खींचे, और बराबर फोर्स लगेगा और थोड़ा सा मोशन दे देगा तो वो सर्कुलर पाथ पे घूमने लगता है। तो उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमने लगेगा। तो अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका रेडियस, तो देखते हैं। इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है, इधर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं कि यदि कोई दो चार्ज पार्टिकल मान लो Q1 है और ये Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो यहाँ एक फोर्स ऑपरेट होता है। जैसे न्यूटन्स लॉ में दो मास के बीच में एक फोर्स ऑपरेट होता है, उसी तरह से दो चार्ज, यदि अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और सेम चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। यदि एक प्लस और एक माइनस है, जैसे कि यहाँ है एक प्लस है और एक माइनस है ना, तो यदि प्लस माइनस चार्ज है तो अट्रैक्शन शो होगा,
और यदि अब सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, दोनों प्लस प्लस या फिर दोनों माइनस माइनस हो तो रिपल्सन शो करेगा। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगता है, तो बोलता है कूलम्ब्स लॉ कि जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों के चार्ज के सेपरेशन का स्क्वायर का। तो दोनों को यदि हम कंबाइन कर लेंगे तो एक क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल साइड हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ये जस्ट लाइक न्यूटन्स लॉ जैसे होता है न्यूटन लॉ का, उसी तरह जैसे न्यूटन्स का लॉ क्या है कि m1 और m2 यदि दो कोई मास है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा r है, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो फोर्स लगता है दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों के बीच के डिस्टेंस का इन्वर्सली स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर करते हैं और फिर यदि हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लगते हैं Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ न्यूटन्स लॉ का है उसी तरह यहाँ कूलम्ब्स लॉ है, ये अपना कूलम्ब्स लॉ, ये 12th क्लास में है कूलम्ब्स लॉ। और ये कौन सा लॉ था अपना, ये है न्यूटन्स लॉ, ये क्या है न्यूटन्स लॉ। ये मास के रिगार्डिंग दिए हैं और कूलम्ब्स जो है चार्ज के रिगार्डिंग दिया है। तो यहाँ भी उसी तरह का फोर्स लग रहा है, इधर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो दोनों फोर्स यदि बैलेंस हो, पहले यहाँ कुछ लेट कर लेते हैं हम। लेट m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और v जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और r रेडियस मास, और e जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। और यहाँ पे भी एक चार्ज होता है, जैसे जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, केवल साइन अपोजिट होता है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे यदि माइनस होता है तो इस पे प्लस होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इसका चार्ज होता है प्रोटॉन का +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो और कितने चार्ज होते हैं, जैसे इस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन कितने, जितने प्रोटॉन होंगे। जैसे एक प्रोटॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, 2 प्रोटॉन पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो ये हमारा कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, जितना एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड एटॉमिक नंबर का, तो जेड प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, जेड इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। तो हम लोग जेड इलेक्ट्रॉन लिख देंगे यहाँ पे, हैं ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये एक यहाँ पे चार्ज न्यूक्लियस में हो गया जेड ई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हो गया वो ई के बराबर। तो जेड ई जो हमारा है वो क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, और वो पॉजिटिव में होगा। और कितना जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं दोनों पे सेम चार्ज होता है, कितना है, जेड इंटू ई। जेड है जो प्रोटॉन की संख्या बता रहा है और ई जो है वो चार्ज ऑन प्रोटॉन बता रहा है। अभी इतना हम लोग लेट कर लिए। अब हम लोग चूंकि जब दोनों फोर्स इक्वल रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये है कंडीशन। तो हम लोग मान लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल है। इसको पहले हम मिटाते हैं, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे एट द बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी जो सेंटर के तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी जो सेंटर से दूर लग रहा है वो वाली फोर्स बैलेंस रहेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग इधर सेंटर की तरफ माने हैं जो कि F2 है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से दूर जा रहा है उसको F1 माने, इसको F2 और ये F1। F2 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से लगाओ, जैसे ये कूलम्बिक फोर्स लगेगा तो ये होगा K
और Q1 की जगह पे ZE और Q2 की जगह पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे हम लोग माइनस चार्ज रहता है, तो माइनस चार्ज दे दिए। इक्वल टू F1 इधर क्या है, mv²/r और यहाँ पे ये भी r है, mv²/r, ये स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी स्क्वायर दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम करेंगे तो -kZe²/r² हो जाएगा और ये mv²/r। यदि हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लें, क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करना है रेडियस, तो रेडियस एक तरीका का क्या है, लेंथ है। यदि हम लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकता है तो इसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, तो इसके यदि हम मोड वैल्यू ले लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इसका हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हम इसको ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा ये दिख नहीं रहा होगा, तो हम लोग इसको लिख देंगे क्या, यहाँ पे kZe²/r² इक्वल टू mv²/r, ये लिख देंगे। इसका पॉजिटिव वैल्यू हमने ले लिया। अब यहाँ से जो कटेगा वो काट देते हैं हम, यहाँ पे है ये स्क्वायर से ये r कट जाएगा, है ना, तो ये kZe²/r इक्वल टू mv², ये mv², यहाँ पे ये कट गया था, है ना। अब और ये rv² कट गया था, हमने काटा था तो कट गया था ये हो गया। अब यहाँ से v² निकाल देते थे, v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, kZe²/mr, ये आ गया। अब एक हम लोग जानते हैं बोश का एक थ्योरी था कि किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, बट इम्पॉर्टेंस इज गिवन ओनली टू दैट ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिसाइड्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं, जिसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr इक्वल टू nh/2π के बराबर होता है, ये हमारे पास है, सिंस वी हैव ये फ्रॉम बोर्स थ्योरी वी हैव, ये हम लोग के पास है। अब यहाँ से v निकाल दो, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, nh/2π इंटू mr। अब इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया, और यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड यदि करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर हम लिख देते हैं। अब इसे हम मिटाते हैं, अब ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, ये होगा अपना v² इक्वल टू nh/2πmr का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको इक्वेशन हम बना लेते हैं 2। अब देखो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, ये v² इक्वल टू kZe²/mr है, और यहाँ पे v² इज इक्वल टू अपना nh/2πmr का होल स्क्वायर है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ये पहले हम लिख देते हैं इसे nh/2πmr का होल स्क्वायर इक्वल टू ये kZe² अपॉन mr, क्योंकि v² इक्वल टू इतना और ये भी v² इक्वल टू इतना, इसका मतलब इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, n² h² बाई 4π² m² r², ये हो गया।
इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। तो ये देखो, ये एम का स्क्वायर से ये एम कट गया, आर के स्क्वायर से ये आर कट गया, है ना। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो हम मिटाते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये यहाँ से आ रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। ये आ गया। अब यहाँ से आर निकाल देते हैं, तो आर को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आएंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू, ये हम उधर ले गए इसको इधर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर, ऐसा हो गया, है ना। ये हम लोग आर को इधर ले गए और के जेड ई स्क्वायर को इधर ले आए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर इंटू, देखो यहाँ से एन स्क्वायर बाई जेड अलग कर देंगे। अब इनका वैल्यू हम पुट कर देंगे, इनका वैल्यू हम पुट करेंगे। एच का वैल्यू क्या होता है, 6.625 इंटू 10⁻34, ये प्लैंक कांस्टेंट है का स्क्वायर बाई 4, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 का स्क्वायर, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और के का वैल्यू होता है, के जो होता है ना, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, फिजिक्स का है ये, इसका 9 इंटू 10⁻9 वैल्यू होता है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग 9 इंटू 10⁻9, और ई का वैल्यू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये तो सबको पता है, का स्क्वायर हो गया। और ये एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड। अब ये पूरा जो वैल्यू है अपना, ये जो पूरा वैल्यू है, इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका कैलकुलेशन करके आता है 0.529 इंटू 10⁻10 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा ये एन स्क्वायर बाई जेड, ये आता है। ये इसको और करके हम क्या लिख सकते हैं, ये 10⁻10 मीटर का मतलब होता है, 10 मीटर में आएगा ये रेडियस, 10 मीटर का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, है ना। अब यहाँ पे हम एंगस्ट्रॉम और इसको ही लिखते हैं अप्रॉक्स 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये अपना रेडियस का कैलकुलेशन हो गया, बोर के द्वारा दिया गया था। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है ये, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये अपना फॉर्मूला। यहाँ पे n लिख दो क्योंकि n इधर नंबर ऑफ ऑर्बिट, n है ऑर्बिट की संख्या, z है एटॉमिक नंबर जो पहले हम लोग लिख चुके हैं, और rn क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। यहाँ पे लिख देते हैं n क्या है, ऑर्बिट नंबर, n क्या है ऑर्बिट नंबर, और z क्या है एटॉमिक नंबर। जिस एटम का बोलेगा उसका एटॉमिक नंबर हम लोग पुट कर देंगे, और इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा।